गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा ये वीडियो है 8। ये क्लास हमारा 8 है। चलिए इसे शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पर्यावरण, पारिस्थितिकी, प्रदूषण ये तीनों टॉपिक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण से हम शुरू करते हैं। ठीक है। पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का जो समूह होता है, इसके चारों ओर हमारे जो चारों ओर है यही सब पर्यावरण कहलाता है। मतलब पृथ्वी पे जो पाए जाने वाले जितने भी हैं, भूमि हुआ, जल हुआ, वायु हुआ, पेड़ पौधे हुआ, जीव जंतु, इन सब का समूह जो है वही हमारा पर्यावरण हो गया। ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है। ये प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस प्रथम जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 में। ये 73 में हुआ था। ठीक है। 1973 में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत को संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। मतलब ओजोन परत से संबंधित जो संरक्षण संबंधित है मॉन्ट्रियल सम्मेलन वो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया था? 16 सितंबर। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। मॉन्ट्रियल क्या है? कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। मतलब उसका जो ओजोन परत का जो कमी होने का जो कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत को नष्ट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC करता है, नष्ट यही करता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1972 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है। क्योटो जापान में क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1997 में। क्योटो कहाँ पे? जापान में। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ है 2005। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण से। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि। मतलब क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो उत्सर्जन में वृद्धि। इसे पृथ्वी का गर्म होना या पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना क्या वो कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी गर्म हो गया या उसका औसत तापमान जो है उससे ज्यादा हो गया तो क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री। ठीक है। 14 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव। ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वायुमंडल का जो वार्षिक तापमान वृद्धि का यही कारण है, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्या क्या है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद है हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। मतलब जो ग्रीन हाउस जो है हरित गृह प्रभाव को सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? वो CO2 हो गया। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना की थी। संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फॉरियर ने किया था 1824 ईस्वी में।
प्रथम में ग्रीन हाउस गैस की कल्पना किसने की थी? जोसेफ फॉरियर ने 1824 ईस्वी में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का संगठन 1985 में हुआ था। पर्यावरण और वन संगठन जो मंत्रालय का संगठन है 1985 में हुआ था। भारत सरकार ने पृथ्वी संरक्षण अधिनियम लागू किया था। भारत सरकार ने पृथ्वी संरक्षण नियम लागू किया था 1986 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण दिवस लागू किया था 1986 में। और उसके बाद है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीनपीस एम्स्टर्डम। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीनपीस एम्स्टर्डम। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है पर्यावरण अनुसंधान नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था? 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। उसके बाद क्या है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व वन दिवस 21 मार्च। उसके बाद जैव विश्व वन दिवस कब है? 21 मार्च हो गया। हाँ, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। जैव विविधता दिवस 21 मई। जैव विविधता दिवस 21 मई। जैव विविधता दिवस कब है? 21 मई को। ठीक है। रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीव से। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से ये है। ठीक है, रेड डाटा बुक ये जारी कौन करता है? IUCN। ठीक है। इसका जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2002 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2002 में। चलिए हम लोग अब पारिस्थितिकीकरण पर देखते हैं। हमारा ये पर्यावरण कंप्लीट हुआ। अब पारिस्थितिकी देखते हैं। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी यही कहलाता है। तो जीवधारियों और उनके वातावरण परिस्थिति संबंधित जितने उसका अध्ययन जो है वह पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? रिटर ने इकोलॉजी शब्द का जो दिया था रिटर ने दिया था। कब दिया था? 1865 में। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में दिया। रिटर ने 1865 में दिया था। अर्नेस्ट ने कब दिया था? ये 1869 में। उसके बाद सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहलाता है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है एजी टॉसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसी किया था? एजी टॉसले ने 1935 ईस्वी में। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का क्या स्रोत है? सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है पारितंत्र। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक का बना होता है। एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक हो गया, एक अजैविक घटक हो गया।
जैविक घटक के 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। जैविक को 3 भागों में बाँटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। पारिस्थितिकी को 2 में, जैविक, अजैविक। जैविक को 3 में, उत्पादित, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों में प्रयोग करने वाले घटक को उपभोक्ता कहते हैं। मतलब उत्पादक द्वारा जो उत्पादित खाद्य पदार्थ का जो उपयोग करने वाले घटक को क्या कहते हैं? तो उपभोक्ता। ठीक है। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है। ये उपभोक्ता कितने प्रकार के? 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। वे जीव हरे हरे पौधे को खिलाते हैं। जो पौधे जो हरे, वैसे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे बकरी हुआ, गाय हुआ, भैंस हुआ, ये सब प्राथमिक हो गया। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे भेड़ हुआ, मोर हुआ, लोमड़ी। ठीक है। ये सब हुआ प्राथमिक, मतलब ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। मतलब बकरी हुआ, गाय भैंस हुआ, ये प्राथमिक जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में, मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता है, बकरी हुआ, इन सबको जो भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है जीव जो उपयोग करते हैं, वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे भेड़ हुआ, भेड़िया हुआ, मोर हुआ, लोमड़ी हुआ। ठीक है, ये द्वितीयक हो गया। द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव को तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बाघ, शेर, चीता, ये सब तृतीयक में हो गया। मतलब सभी को, ठीक है, द्वितीयक को उपयोग करते हैं ये लोग। से हो गया द्वितीयक उपभोक्ता को जो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो हो गया तृतीयक। प्राथमिक वो क्या हो गया? जो नेचर से, मतलब प्राकृतिक से लेकर भोजन करते हैं, प्राथमिक हो गया। जो प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन करते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन करते हैं, उसको द्वितीयक हो गया। और जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो हो गया तृतीयक। अजैविक घटक के 2 भाग में होते हैं, एक कार्बनिक होता है, एक अकार्बनिक होता है। अजैविक के 2 घटक होते हैं, एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक। कार्बनिक में कार्बनिक और जैविक घटक जो होता है, कार्बनिक जैविक घटक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बनिक और जैविक घटक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अकार्बनिक और जैविक घटक में मृदा, जल, वायु, खनिज। ये सब अकार्बनिक में होगा। मृदा, जल, वायु, खनिज। कार्बनिक में क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अवघटक होते हैं कवक, जीवाणु। अवघटक होते हैं कवक और जीवाणु। ठीक है। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अवघटक। सफाई कर्मचारी क्या कहलाते हैं? अवघटक कहलाते हैं। ठीक है। एक जीव दूसरे जीव को खाए जाने पर वो पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। मतलब एक जीव दूसरे जीव को जब खाते हैं, उस पोषक तत्व या ऊर्जा को रूपांतरण क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ता एवं अपघटकों से मिलकर। मतलब वो खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है? उत्पादकों या उपभोक्ताओं, अपघटकों से मिलकर बनते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक, द्वितीयक उपभोक्ता है जो मानव। तो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता में भी मानव आते हैं। मतलब ये प्राकृतिक पे भी डिपेंड होते हैं, और ये बकरी हुआ प्राथमिक वो दोनों पे डिपेंड होता है। ये मानव, प्राथमिक, द्वितीयक दोनों उपभोक्ता। और किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा किसी पारितंत्र में विभिन्न ऊर्जाओं के स्तरों की कार्यात्मक भूमि की तुलना करने हेतु प्रदर्शित किया जाता है। यह ऊर्जा पिरामिड इट है। क्या है? किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की कार्यात्मक भूमि की तुलना, ठीक है, जो किसी पारितंत्र की विभिन्न ऊर्जा स्तरों एवं कार्यात्मक भूमि की तुलना करने हेतु प्रदर्शित किया जाता है, उसे क्या कहलाता है? ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड कहलाता है। पारितंत्र में जो ऊर्जा का जो स्तर है, वो कार्यात्मक रूप में भूमिका का तुलना जो प्रदर्शित करता है, वो ऊर्जा पिरामिड कहलाता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ठीक है। ये सब हो गया। अब इसके बाद क्या है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? बेंगलुरु में।
पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? बेंगलुरु में। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक प्रदूषण देखते हैं। आते हैं हम लोग प्रदूषण पे, ठीक है। वायु, जल या भूमि के अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं उसे प्रदूषण कहते हैं। मतलब वायु, जल, भूमि में अनचाहे परिवर्तन, उसमें जो वायु, जल, भूमि में अनचाहे गंदा या उसका प्रदूषण हो जाता है, मानव और जीवधारियों के लिए वो मानव या अन्य जीवों के लिए वो हानि हो, उसे प्रदूषण कहलाता, वही प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोलॉजिक, मतलब परजैविक कहलाता है। मानव जनित प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव द्वारा जो प्रदूषित होता है उसे एंथ्रोपोलोजेनिक या परजैविक कहलाता है। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल। जैव अवघटित प्रदूषक है वाहित मल। वायु प्रदूषण सीमा से प्रभावित अंग है उदर, मतलब वायु प्रदूषण सीमा से प्रभावित अंग क्या है? उदर है। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग कहलाते हैं शीशा से। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग कैसे कहलाता है? शीशा से। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। पारा किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, ठीक है। वायु वायु प्रदूषण एवं कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। मतलब वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करता है? रक्त के प्रवाह या धारा को, ठीक है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक घटक प्रदूषक है। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमेट्रिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है, ठीक है। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। मनुष्य में रक्त दाब बढ़कर दिल संबंधित रोग उत्पन्न होता है वायु प्रदूषक कैडमियम से, ठीक है। मनुष्य में जो रक्तदाब से बढ़कर दिल संबंधित रोग उत्पन्न होता है वो वायु प्रदूषक कैडमियम से होता है, ठीक है। ब्राउन ब्राउन एयर क्या शब्द का प्रयोग होता है? प्रकाश रसायन धुआं के लिए। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग क्या होता है? प्रकाश रसायन धुआं के लिए होता है, ठीक है। पीएम और एसपीएम संबंधित क्या है? प्रदूषण से। पीएम तथा एसपीएम कैसे संबंधित है? प्रदूषण से। पीएम का तात्पर्य क्या होता है? पार्टिकुलर मैटर, ठीक है, पार्टिकुलर मैटर होता है। एसपीएम से क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर होता है। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। मतलब वायु प्रदूषक क्या क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन है, सल्फाइड होता है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बनाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मतलब 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बनाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथेनाइड एंसोसोनी MIC, ठीक है। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बनाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइन आइसोसोनेट। मिथाइन आइसोसोनेट का MIC का रिसाव हुआ था। मिनी माता रोग क्या होता है? पारायुक्त जल से। मिनी माता रोग किससे होता है? पारायुक्त जल से। मिनी माता रोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? जापान में। मिनी माता रोग कहाँ सबसे पहले? जापान में हुआ था। नदी में प्रदूषण जल की माप की जाती है ऑक्सीजन में घुली हुई मात्रा से। तो नदियों में जो जल जो प्रदूषण की मात्रा किससे मापी जाती है? वो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, ठीक है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है
कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। जो सिगरेट के धुएं का जो प्रदूषक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है और बेंजीन है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पे? दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना है 1974 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना है 1974 में। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा। ठीक है, जो वाहन से निकलने वाली धुआं है उसमें क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा पाया जाता है। कारखानों से निकलने वाली धुआओं में मुख्य रूप में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कारखानों से जो निकलने वाली धुआं होता है उसमें पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा प्राप्त होता है सल्फर डाइऑक्साइड से। अम्ल वर्षा में मिश्रित क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में मिश्रित होता है सल्फर डाइऑक्साइड। कारखानों से निकलने वाली धुआं का मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाँ, अम्ल वर्षा में मिश्रित क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, जो सल्फर जो अम्ल वर्षा होती है उसमें क्या क्या मिश्रित होता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड NO। ठीक है, अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी अम्ल वर्षा में मिश्रित होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड NO होता है। और अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रस अम्ल होता है। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर क्या गिरते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। DDT होता है सदैव अवघटित प्रदूषण। DDT होता है अजैव अवघटित प्रदूषक। DDT होता है अजैव अवघटित प्रदूषक। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि कौन पहुंचाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्रीन ग्रीन माफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन माफलर किससे संबंधित है? किससे संबंधित? ध्वनि से। ग्रीन माफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि से। चावल के खेत से निकलने वाली प्रदूषक क्या होता है? मीथेन गैस। चावल के खेत या धान के खेत में निकलने वाला जो प्रदूषक गैस होता है वो मीथेन होता है। एक चीज यहाँ ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि से। और यहाँ ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो गैस से संबंधित है। ठीक है, दोनों देख लीजिएगा, ग्रीन मफलर ध्वनि से और ग्रीन हाउस गैस। तो ये हमारा तीनों टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।